दिमाग में एक जागरूकता पैदा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को बचाना या सही से यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। एक बार बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। असेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आप स्टूडेंट्स को असेस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या क्या सोर्सेज हैं? नहीं, ये इस क्वेश्चन का उद्देश्य नहीं है। प्रमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी सही है कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, इससे आप स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आप उनकी इमेजिनेटिव और थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है। असेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन देयर जनरल अवेयरनेस, क्या आप उनकी जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से? ये गलत है। तो आंसर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से है। अब सीटीटी की की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, और बहुत सारी बुक्स में भी आपको इसका आंसर 3 ही मिलेगा कि इस क्वेश्चन से हम बच्चों में थिंकिंग स्किल्स या इमेजिनेशन की स्किल्स प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में ये चीज लाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होना कितना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने से लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। जब ये चीजें उनके समझ में आएंगी तो अपने आप वो इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे, सही से यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 है। लेकिन सीटीटी की में इसका आंसर 3 दिया हुआ था, बहुत सारी बुक्स में भी इसका आंसर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये होता है सेम क्वेश्चन अगर अगले साल आ जाए तो शायद वो की चेंज भी कर दें। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो लगे आप आंसर लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंजन ऑर्गेनाइजेज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन डिफरेंट डेज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, कि गुंजन कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवा रही है ताकि बच्चे सेंसिटाइज हों, जागरूक हों कि उन्हें ट्रीज को कंजर्व करना है। पहली एक्टिविटी है एनकरेज एवरी स्टूडेंट टू अडॉप्ट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट, कि हर बच्चा एक ट्री को अडॉप्ट करे और उसकी देखभाल करे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे वो डिबेट करवाती हैं। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाती हैं ट्रीज के ऊपर। चौथा है शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉग्स ऑफ वुड, के जो काटे हुए वुड के लॉग्स होते हैं उनको कैसे स्टोर करना चाहिए। गुंजन यानी कि टीचर बच्चों को ये भी दिखाती है या सिखाती है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी लीस्ट इफेक्टिव होगी बच्चों को जागरूक करने के लिए कि ट्रीज को बचाना है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली 3 एक्टिविटी हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रीज से जोड़ रही हैं, ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रही हैं। लेकिन जो चौथी एक्टिविटी है कि आप बच्चों को कटे हुए ट्रीज के जो लॉग्स होते हैं, जो उनकी अब ट्रंक होती है ट्री की, उसको कैसे स्टोर करना है ये सिखाया जा रहा है। तो इससे तो बच्चे यही सीखेंगे कि ट्रीज को काटना चाहिए और स्टोर करना चाहिए। तो जो डी है वो गलत है, और डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जो फोर्थ ऑप्शन है कि ट्रीज के जो लॉग्स है वो कटे हुए ट्रीज को कैसे स्टोर करना चाहिए, वो सही एक्टिविटी नहीं है। इससे बच्चों में जागरूकता पैदा नहीं होगी ट्रीज को कंजर्व करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थिंक एंड डिस्कस सेक्शन इन 1 चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक इन क्लास 5th इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, के ईवीएस की क्लास 5th की चैप्टर 5th की टेक्स्ट बुक में एक ये वाली स्टेटमेंट है, What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town, कि क्या होगा अगर आप अपने विलेज और टाउन में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा आपको एक हफ्ते के लिए। तो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, ऑन सेम लाइंस है कि अगर आपको एक महीने की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। बस इस क्वेश्चन में है कि अगर आपको एक हफ्ते के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो जो ये स्टेटमेंट है इसका प्राइमरी एम क्या है। ऑप्शन भी सिमिलर है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है कि बच्चों को सेंसिटाइज यानी कि जागरूक कर रहा है कि उनको ऑयल को जुडिशियसली मतलब ध्यान से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो इस चीज के बारे में सोचेंगे कि अगर उनको एक हफ्ते तक पेट्रोल नहीं मिलेगा तो उनके दिमाग में सारे सिनेरियोज आएंगे कि पेट्रोल के बिना कितना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें हर जगह पैदल जाना होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो उनके दिमाग में खुद ब खुद ये चीज पैदा होगी कि पेट्रोल को संभालना कितना जरूरी है, उसको ठीक से यूज करना कितना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेकिन सीटीईटी की और बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कंसर्न्स, के ये क्वेश्चन पूछकर हम बच्चों में इमेजिनेशन और थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा।
तो अभी हमने पढ़ा कि ईवीएस में कैसे साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे सोशल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है और कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्यों है। हमने ये पढ़ा कि ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें इन तीनों चीजों के बारे में इकट्ठा पढ़ाया जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये क्यों ऐसा किया जाता है, अब हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट तो है, पर क्यों। अब जस्ट ये डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए है, मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूं कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें इन तीनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठे पढ़ाया जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि अब हम इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे क्यों। उस क्यों का आंसर यही है कि ईवीएस में हम डिफिकल्ट कंसेप्ट्स नहीं पढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको ये पढ़ाना शुरू कर दूं कि किश्ती पानी में डूबती नहीं है और मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी के बारे में समझाने लग जाऊं, तो ये एक डिफिकल्ट कंसेप्ट होगा, इसको बच्चा समझ नहीं पाएगा। ईवीएस में हम सिंपल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं जिनको हम सोचते हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस से सीख लेगा, रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करके सीख लेगा। जब उसको एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तब वो इन सिंपल कंसेप्ट्स के बारे में सीख लेगा, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ईवीएस को पढ़ाने के लिए कुछ ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ईवीएस में हम सिंपल कंसेप्ट्स को पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस से, एक्सप्लोरेशन से, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से, रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर कर। ठीक है, तो ईवीएस में हम डिफिकल्ट कंसेप्ट्स नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे और एक्सपीरियंस, एक्सप्लोरेशन और कंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे या गेन करेंगे। अब एनसीएफ के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी इसी लाइन में है कि ईवीएस पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि चाइल्ड में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को नर्चर किया जाए। कि जब हम बच्चों को जैसे पॉन्ड्स दिखाएंगे, रिवर्स दिखाएंगे, स्काई दिखाएंगे, फूड दिखाएंगे, ट्रैवल के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि एक इच्छा पैदा होगी कि वो इन चीजों के बारे में और जाने, इन चीजों को और एक्सप्लोर करे। फिर हम उसको सोशल जो हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एटीट्यूड, वैल्यूज हैं, उनके बारे में भी सिखाते हैं। वो बच्चा कैसे सीखेगा, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर कर, मिलजुल कर जब उनके साथ रहेगा तो इन चीजों के बारे में वो सीखेगा। तो ओवरऑल वो नेचुरल, सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में सीखेगा। ये सारे पॉइंट्स मैं वीडियो नंबर 1 में कवर कर चुका हूं, जस्ट मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस पैदा होगी कि क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, हम अपने एनवायरमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अब आप समझ रहे होंगे कि ईवीएस को हम डिफिकल्ट कंसेप्ट्स नहीं बल्कि सिंपल कंसेप्ट्स के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें बच्चा खुद एक्सप्लोर करे, खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज को, लर्निंग बाय डूइंग करे, ये सारी चीजें हो। और एनसीएफ के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ईवीएस के थ्रू बच्चों में क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी लाई जाए, उनको ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कस्टम्स के बारे में सिखाया जाए, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में उनको जागरूक किया जाए। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए बेसिकली अगर हम ईवीएस को डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स की तरह पढ़ेंगे, साइंस की तरह पढ़ेंगे या फिर सोशल साइंस की तरह पढ़ेंगे या एक अलग एनवायरमेंटल एजुकेशन की तरह पढ़ेंगे, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जब हम साइंस की तरह पढ़ेंगे तो हम साइंस के कंसेप्ट से बहुत डीप चले जाएंगे कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लेकिन हमें डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को नहीं समझाना है, हमें सिंपल कंसेप्ट्स को समझाना है, सिंपल तरीके से समझाना है, ताकि बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनाएं, उसके बारे में उसको एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हों। ठीक है, ये सारी चीजें हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएंगे, अलग अलग डिसिप्लिन की तरह पढ़ाएंगे, तो हम उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफिकल्ट कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे जो वो नहीं समझ पाएंगे और वो सब्जेक्ट्स के दूर भाग जाएंगे। तो जैसा कि अगर मैं ईवीएस में साइंस को साइंस की तरह पढ़ाऊं, एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ाऊं, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होती हैं, वाटर का कलर, स्मेल, टेस्ट क्या होता है, वाटर की प्योरिटी क्या होती है, ठीक है, वाटर में मॉइस्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं वाटर को सोशल साइंस की तरह पढ़ाऊं तो मैं पढ़ाऊंगा कि वाटर की वेरियस सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं,
ठीक है, वाटर हमें डेली लाइफ में क्यों चाहिए, वाटर को लेकर कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं, कौन कौन सी सोशल मूवमेंट्स हुई हैं, एग्रीकल्चर में वाटर की क्या यूटिलिटी है, वाटर भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी नदियां हैं, ये सारी चीजें मैं सोशल साइंस में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसको साइंस की तरह पढ़ाता हूं या सोशल साइंस की तरह पढ़ाता हूं, एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ाता हूं, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाता हूं, तो बच्चे के लिए वो टफ हो जाएगा, छोटे बच्चे के लिए उनको वो इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह पढ़ाता हूं, ताकि मैं उसको बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाऊं। बच्चा उसको अपनी डेली लाइफ के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेट कर कर, उनसे कनेक्ट कर कर, उनको एक्सप्लोर कर कर उस चीज के बारे में समझ जाए। तो मैं इंटीग्रेटेड ईवीएस में क्या अप्रोच करूंगा, मैं बच्चे को ये पूछूंगा कि हम वाटर को अपनी फैमिली में डेली किस लिए यूज करते हैं, कहाँ कहाँ से वाटर लेते हैं, हम दिन में कितना पानी पीते हैं, वाटर को हम कैसे जो पीते हैं उसको कैसे हम साफ करते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या सोर्सेज हैं, हमारे जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वेल्स हैं, ठीक है, गंदा पानी पीने से घर में किसको क्या क्या बीमारियां हुई हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें मैं ना तो साइंस पढ़ा रहा हूं ना मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं, पर इन दोनों के बारे में एक इंटीग्रेट अप्रोच ले रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं मैं टच भी कर रहा हूं, लेकिन बच्चे को सिंपल कंसेप्ट रियल लाइफ से कनेक्ट कर कर पढ़ा भी रहा हूं। तो यही रीजन है कि ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट हो, वो एनवायरनमेंट के बारे में सीखें, क्यूरियस फील करें एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, और अपने जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उनके बारे में जाने, ना कि सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज लें। हमें साइंस की इन डेप्थ नॉलेज या सोशल साइंस की इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, हमें तो अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखना है, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट हो। तो ईवीएस को जब हम एज ए इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इससे हम सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चों को आसान लगे, इंटरेस्ट पैदा हो, एक्सप्लोर करें, लर्निंग बाय डूइंग करें, ठीक है, आसपास के वातावरण से सीखें, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें ईवीएस को एज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच पढ़ाकर हमारे पूरे हो जाते हैं। इससे बच्चों को एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक पिक्चर का मतलब है कि उनको पता लगता है कि वाटर क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमें इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, वाटर ना होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वाटर को रेदर देन डेप्थ में पढ़ने के लिए कि वाटर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सारे लॉज पढ़ लिए, थ्योरीज पढ़ ली, हम उसको एक सिंपल तरीके से हॉलिस्टिक पिक्चर की तरह पढ़ते हैं कि वाटर हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। तो अभी हमने पढ़ा कि ईवीएस को हम एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह क्यों पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ने के लिए उसको कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, मतलब ईवीएस का करिकुलम कैसे बनाया गया है ताकि हम उसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ सकें। तो ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट को की तरह पढ़ने के लिए क्या अप्रोच अपनाई जाती है, वो एक थीम बेस्ड अप्रोच होती है। थीम बेस्ड अप्रोच में क्या है कि हम आपको कोई टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं कि वाटर की प्रॉपर्टीज में या सोशल मूवमेंट्स ऑफ वाटर के बारे में, बल्कि हम आपको एक थीम के बारे में पढ़ाते हैं कि आपने वाटर एक थीम ले लिया, उससे आपने साइंस को भी टच कर लिया कि वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, वाटर किस रंग का होता है, सोशल साइंस को भी टच कर लिया कि वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी टच कर दिया कि वाटर को हमें क्यों सेव करना चाहिए, वाटर को हमें क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हम एक थीम लेकर वाटर के बारे में बता सकते हैं। अब थीम बेस्ड अप्रोच का फायदा क्या है, ये स्टूडेंट्स को बेसिकली उनके नेचुरल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में जानने में हेल्प करता है। और ईवीएस का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें बच्चों को नेचुरल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में समझाना है। और जब हम किसी भी चीज को थीम लेकर समझाते हैं तो हम बच्चों को उस चीज से रिलेटेड नेचुरल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी समझा पाते हैं। तो ये थीम्स हैं ईवीएस में आप देख रहे हैं 6 थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम्स हैं जिसके बेस पे ईवीएस को स्ट्रक्चर किया गया है, और इन 6 थीम्स यानी कि 6 थीम्स को पढ़ाकर हम ईवीएस को बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको ये थीम्स याद रखने हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो कि थीम है उसको कुछ सब थीम्स में भी बांटा गया है, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये 4 सब थीम्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम के।
और इन थीम्स को पढ़ाते हुए हमारा सारा फोकस या टीचर का सारा फोकस ये चीज पे रहना चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटीज करवाकर सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान दिया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो एक्सप्लोर करें, चीजों के बारे में डिस्कवर करें और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें। बच्चे टीचर से ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं, तभी वो अपने नेचुरल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे, जो कि ईवीएस पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने आपको 6 थीम्स बताए थे, उनमें से एक थीम है फूड। अब क्लास 3rd, 4th और 5th में फूड के बारे में पढ़ाया जाएगा। साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंसेप्ट को टच किया जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम फूड को साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं या सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास 3rd में आपको पढ़ाया जाएगा कि आप घर में कैसे कुक करते हैं, क्या क्या फूड खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप इन चीजों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर क्लास 4th में आपको थोड़ा और आगे ले जाकर समझाया जाएगा कि जो फूड आप खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, वो कहाँ से आता है, कैसे ग्रो होता है, वो ग्रो होने के बाद हमारे पास कैसे पहुंचता है। फिर क्लास 5th में आपको थोड़े एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा, फूड से रिलेटेड ही, कि जो फार्मर्स फूड ग्रो करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे फेस करते हैं, जो फूड खराब होता है उसका क्या नुकसान है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो क्लास 5th में डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फूड को एक थीम की तरह पढ़ाया जा रहा है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप साइंस, सोशल साइंस या एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ेंगे, फूड को थीम लेकर। ठीक है, तो ईवीएस में इंटीग्रेटेड स्टडी जो करवाई जाती है वो मेनली थीम्स के थ्रू कराई जाती है, और मैं आपको वो 6 थीम्स बता चुका हूं, उनमें से एक थीम फूड है, और मैंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि कैसे हम फूड को थीम लेकर क्लास 3rd, 4th और 5th में फूड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को देंगे, और वो इंफॉर्मेशन उनके आसपास के एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होगी, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो उनका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि ईवीएस के सिलेबस को 6 थीम्स में बांटा गया है और प्लांट्स एंड एनिमल्स को फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले थीम में ही इंक्लूड किया गया है। ये क्यों है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को अलग थीम क्यों नहीं बनाया गया है, बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम बनाया गया है। तो क्वेश्चन है, ऐसा करने के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसा करने का रीजन नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस चीज का रीजन नहीं है कि हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स को सब थीम करके इंक्लूड किया है फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम में। पहली ऑप्शन है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, ये तो रीजन है। तो बेसिकली हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स को फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम क्यों बनाया है, ताकि हम ये जान पाए कि फैमिली और फ्रेंड्स की प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स को काटा जाएगा, मारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं फैमिली एंड फ्रेंड्स पे भी इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि हमने इसको सब थीम इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे प्लांट्स एंड एनिमल्स का हमारे सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंस है उसको जान पाएं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स की कल्चर कंटेक्स्ट में भी एक इंपॉर्टेंस है। तुलसी की पूजा की जाती है, कई लोग कुछ पर्टिकुलर टाइप का नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं कुछ कल्चर्स में। तो पहला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। टू हाईलाइट हाउ ह्यूमंस शेयर क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि ये हाईलाइट करने के लिए कि हम बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ क्यों और कैसे एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, और वो एक रिलेशनशिप क्लोज रिलेशनशिप है, ये भी एक कारण है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को सब थीम बनाकर फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर रखा गया है। बिल्कुल सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। टू हाईलाइट हाउ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ सम कम्युनिटीज आर क्लोजली कनेक्टेड विद स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी बहुत सही है। ये भी एक तरह से यही बता रहा है कि कैसे कुछ कम्युनिटीज का जो लाइवलीहुड है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव, के ताकि बच्चे प्लांट्स एंड एनिमल्स को साइंस के पर्सपेक्टिव से सीख पाए,
ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि हम साइंस तो पढ़ा ही नहीं रहे ना, हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, हम तो एक इंटीग्रेटेड स्टडी करवा रहे हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर सब थीम रखने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे प्लांट्स एंड एनिमल्स को साइंस के पर्सपेक्टिव से जान पाए, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is the strongest argument in favor of adopting a theme based approach in EVS? कि EVS में हमने थीम बेस्ड अप्रोच अपनाई है, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है? इट हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड, कि इससे टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम एक थीम को लेकर पढ़ाते हैं। सही है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा रीजन है? तो बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इट हेल्प्स इन कवरिंग वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट्स, इश्यूज एंड स्किल्स, ये भी सही है, पर क्या ये सबसे बड़ा रीजन है? देखते हैं। इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज एंड एक्सेसिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली, ये बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब हम थीम बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं तो सब्जेक्ट के बीच में जो बाउंड्रीज हैं कि ये साइंस है, ये सोशल साइंस है, ये खत्म हो जाती है। हम साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक साथ पढ़ सकते हैं, अपने एनवायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे को, हम अपने एनवायरमेंट के बारे में जानने में हेल्प कर सकते हैं, और एक होलिस्टिक नॉलेज बच्चे को मिलती है कि एनवायरमेंट में क्या है, कैसे वो रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन कि हम थीम बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं ईवीएस में, वो है ऑप्शन नंबर 3, के सब्जेक्ट के बीच में बाउंड्रीज खत्म हो जाएं और बच्चों को एक होलिस्टिक नॉलेज मिले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये कुछ थीम्स हैं, इनमें से कौन सा थीम ईवीएस में एक थीम नहीं माना जाता है? मैंने आपको 6 थीम्स करवाए थे, उनमें एयर एक थीम नहीं माना जाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा थीम ईवीएस का थीम नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। EVS curriculum at primary stage have been developed to include pure science as well as social science concepts. This has been done primarily to, कि प्राइमरी स्टेज में जो ईवीएस का करिकुलम है, हमने उसमें साइंस और सोशल साइंस को इंक्लूड किया है, एक इंटीग्रेटेड वे में इंक्लूड किया है। उसके पीछे का सही रीजन क्या है? टू एनेबल लर्नर अ लुक एट एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, बिल्कुल सही है। ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था होलिस्टिक वाला, कि लर्नर को एनवायरमेंट के बारे में होलिस्टिक नॉलेज मिले, वो एनवायरमेंट को साइंस या सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की बजाय एक होलिस्टिक, मतलब एक इंटीग्रेटेड वे में समझे कि एनवायरमेंट में साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वाटर कहीं कहीं पाया भी जाता है। तो जो सारे कंसेप्ट्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो हमें एक होलिस्टिक नॉलेज मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following is not an objective of study of EVS in relation to social science? के इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस को सोशल साइंस के रिलेशन में पढ़ने के लिए? It should enable children to question the existing ideas and practices, ये तो ऑब्जेक्टिव है। It should enable children to grow up a responsible member of the society, कि हम ईवीएस को सोशल साइंस की तरह पढ़ते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल साइंस की तरह पढ़ते हैं, कि ईवीएस में सोशल साइंस को भी पढ़ाया जाता है इंटीग्रेटेड वे में, ताकि बच्चे एक सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने। तो जब वो अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे तो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी एक रीजन है ईवीएस को सोशल साइंस, ईवीएस में सोशल साइंस के कंपोनेंट्स पढ़ाने का। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी एक रीजन है, क्योंकि जब बच्चे सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे ईवीएस में तो डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इकट्ठे रहते हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा भी एक रीजन है। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न करेक्ट डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, ये गलत है भैया। ईवीएस में जब हम सोशल साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को कुछ टर्म्स की करेक्ट डेफिनेशन सिखाना चाहते हैं, उन्हें रट्टा लगवाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन है जो वो गलत है, वो इसका आंसर नहीं है, मतलब वो इसका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो जो फोर्थ है ऑब्जेक्टिव है, ये ईवीएस में सोशल साइंस पढ़ाने के लिए सही रीजन नहीं है कि बच्चे
कुछ की टर्म्स के बारे में जाने, उनका करेक्ट मतलब जाने, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एक रट्टा लगाने वाली चीज हो गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी थैंक यू गाइस। तो हमने